नमस्कार, मैं हूं सोम प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी है। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा अब महंगी कर दी गई है, यानी अब वहां की यात्रा हेलीकॉप्टर से 65% यानी 65% बढ़ा दी गई है। हम यहां स्पष्ट कर दें कि कटरा से सांची छत तक ये हेलीकॉप्टर सेवा मिलती थी और वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु थे वो आवाजाही करते थे, लेकिन अब उस हेलीकॉप्टर सेवा को महंगा कर दिया गया है। वहाँ पर 3 साल से लगातार 3 साल से 2 कंपनियाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही हैं। एक हिमालयन हेली टैक्सी सेवा, जबकि दूसरी ग्लोबल विक्ट्रा कंपनी की सेवाएं चलती हैं। तो ये 3 साल से लगातार 2 हेलीकॉप्टर सेवाएं वहाँ पर श्रद्धालुओं को मिल रही थी। अब वहाँ पर जो कंपनियां हैं, इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा को अब महंगा कर दिया गया, यानी 65% यानी 65% जो किराया है हेलीकॉप्टर सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है। और इसको लेकर अंतर्खाते विरोध हो रहा है। और वो जो वैष्णो देवी एक जो न्यास है, जो बोर्ड है, उस संदर्भ में कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई है कि ये हेलीकॉप्टर सेवा बहुत महंगी कर दी गई है। इस मामले में थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। अब बोर्ड फैसला लेगा कि ये जो हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाले हैं 2 कंपनियां की जो हेलीकॉप्टर सेवा मिल रही है, उनकी इन सेवाओं की एवज में किराए को बढ़ाया जाना है या नहीं, अन्यथा अन्य विकल्प वहाँ के जो बोर्ड है या न्यास वो तलाशने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वहाँ की जो हेलीकॉप्टर सेवा है, जो कटरा से सांची छत तक जो हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को दी जा रही थी, वो महंगी कर दी गई है। हमारी अगली सुर्खी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़ी है, यानी जो बिजली के बिल हैं, सबको टेंशन थी कि सरकार शायद बिजली के बिल बढ़ा देगी, यानी जो बिजली की जो दरें हैं वो सरकार बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि वर्ष 2020-21 की अवधि में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, यानी ना तो कमर्शियल दरें बढ़ेंगी, ना ही डोमेस्टिक दरों को बढ़ाया जाने का फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में फैसला माना जा रहा है, क्योंकि अगर बिजली की दरें बढ़ती तो काफ़ी चीज़ें महंगी भी होने वाली थी, क्योंकि बिजली का हर जगह योगदान रहता है। इसलिए जब ये दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, तो प्रदेश की जनता के हित में ये फैसला है। बाकायदा इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई है राज्य सरकार की ओर से कि वर्ष 2020-21 में जो बिजली की दरें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी, ना ही कमर्शियल ना ही डोमेस्टिक की बिजली की दरें जो नहीं बढ़ाई जाएंगी। हमारी अगली सुर्खी प्लास्टिक की बोतलों से जुड़ी है, यानी जो प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो मार्केट में उपलब्ध होती है उससे जुड़ी है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 लीटर से कम वाली प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी राज्य सरकार की ओर से इनकी बिक्री पर पूरी तरह से पूरे प्रदेश भर में प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। और जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनका जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनको अब टायरिंग के लिए, सड़कों की टायरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से, यानी मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक की वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा ना हो, इसलिए जो प्लास्टिक के यूज को कम करने का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। क्योंकि प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतलों को काफ़ी ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से जो 1 लीटर से कम पानी की बोतलें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। और शीघ्र ही इस स्तर में अधिसूचना भी जारी कर सकती है राज्य सरकार। हमारी अगली सुर्खी वित्त मंत्रालय से जुड़ी है। वित्त मंत्रालय ने 2021 तक सभी तरह की नई योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का हालात खराब हैं पूरे देश भर में। इसलिए अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस पर सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब नई योजनाएं जो भी होंगी उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाने वाला है, यानी जो नई योजना नहीं बनने वाली है, नई योजनाएं जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं के अनुसार काम होगा। यानी जो सरकार की ओर से जो लोगों से जुड़ी योजना है उन्हीं पर फैसला लिया जा सकता है। खासकर स्पेशल पैकेज और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो फैसले लिए जा सकते हैं, जो बजट होगा उसी के लिए प्रावधान होगा। अन्यथा जो नई स्कीमें होंगी, नई योजनाएं होंगी, उसके लिए बजट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा वित्त मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है। और
सभी सरकारों से यानी राज्य सरकारों से आह्वान किया गया है कि वो नई योजनाओं का अनुमोदन ना करें जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटती है। हमारी अगली सुर्खी प्रवासी मजदूरों की पलायन से जुड़ी है। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है और देश भर की तमाम राज्य की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य के जो प्रवासी हैं उनको 15 दिन के भीतर अपने अपने राज्य भिजवाने की व्यवस्था करें। ऐसा सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं और जो निर्देश है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों को 15 दिन की मोहलत दी जा रही है। 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी जो हर राज्य में है, देश के अलग अलग राज्यों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, चूँकि अब वो अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें घर भिजवाने की व्यवस्था करें। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ के जो प्रवासी मजदूर जो अपने अपने घरों में लौटेंगे उन्हें रोजगार की व्यवस्था किस तरह से की जाने वाली है, इस स्तर में भी स्पष्ट करने को कहा है। बाकायदा इस स्तर में रोजाना फैसले हो रहे हैं, क्योंकि जब से प्रवासी मजदूर यहाँ वहाँ जा रहे थे यानी अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे, इस दौरान कुछ हादसे भी हुए हैं। इन्हीं हादसों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ा संज्ञान लिया गया है। उसके बाद रोजाना इस मामले में सुनवाई हो रही है और 9 जून को कायदा इस पर फैसला भी आने वाला है। लेकिन इस फैसले से पहले सभी राज्य सरकारों को मोहलत दी गई कि 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था तमाम राज्य सरकारों को करनी होगी। उसके बाद यदि प्रवासी मजदूर अगर घर नहीं जाना चाहते हैं, यदि किसी राज्य में रुकते हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी राज्य सरकारों को करनी पड़ेगी। हमारी अगली सुर्खी परीक्षा से जुड़ी है, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएँ होनी हैं और इस दर में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है कि 1 जुलाई को ये परीक्षा हो सकती है और 150 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। और इस दर में एक जो एग्जिट प्लान परीक्षा से संबंधित तैयार किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, उसमें स्पष्ट किया गया है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए परीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि वो डिग्री होती है और डिग्री के लिए प्रमोशन नहीं मिल सकता, यानी प्रमोट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी परीक्षा होगी। जुलाई के महीने में ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है कि कब से ये परीक्षा शुरू होगी, लेकिन जुलाई ये तय मान के चलिए स्टूडेंट कि उनकी परीक्षा जुलाई महीने में शुरू होने वाली है। और ये भी कहा गया है कि जब परीक्षा शुरू होगी तो उन्हें 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अपने पेपरों की तैयारी उसी हिसाब से कर सके। लेकिन ये बिल्कुल तय मान के चलिए स्टूडेंट जो खासकर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जुलाई में उनकी परीक्षा होनी निर्धारित हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा गया है अभी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उस दर में जो उनकी परीक्षाएँ हैं वो ली भी जा सकती है, लेकिन ये जो लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड रहेगा, या चूँकि जो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा मरीज भी आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा विश्वविद्यालय प्रशासन एहतियात बरतते हुए परीक्षा आयोजित करने वाला है। जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षा अनिवार्य है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट की परीक्षा पर विश्वविद्यालय प्रशासन फोकस करने वाला है। हमारी अगली सुर्खी हिमाचल की जनता को शर्मसार करने वाली एक घटना से जुड़ी है। हमने यहाँ एक गर्भवती हथनी की मौत का जिक्र किया था। केरल में एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक इसी तरह का मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में आया है। वहाँ पर एक गाय को पटाखों से भरे कुछ फल दे दिए गए और हालांकि इस दौरान उस गाय की मौत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। इस दर में केस भी दायर कर लिया गया है, लेकिन अभी इस दर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिमाचल जैसे ज़िले में इस तरह की घटना सभी को शर्मसार करती है, क्योंकि गाय को गौ माता की संज्ञा दी गई है, लेकिन हिमाचल के बिलासपुर में इस तरह के मामले ने सबकी आंखें खोलने का काम किया है। क्योंकि इस तरह के मामले जब पाए जाते हैं तो हम ये सोचते थे कि ये देश के किसी अन्य राज्य में पाया गया होगा, लेकिन आज ये जब मामला आया है तो
सबको झकझोर देने वाली इस घटना ने सबको हैरान किया है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये हिमाचल के बिलासपुर ज़िले का मामला है। इस दर में जो डीएसपी हैं उन्होंने पशु जो क्रूरता अधिनियम उसके तहत मामला दर्ज किया है और उन्होंने कहा कि ये जो मामला आया है उसके जो मालिक है, जो गाय के मालिक है, उसके कहने पर यह दर्ज किया गया है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ये भी बताया गया है कि उसने अपने कुछ पड़ोसियों पर शक जाहिर किया है कि उन्हीं के पड़ोसियों ने उनकी गाय को कुछ फलों में कुछ पटाखे डाल के दिए थे। उसके बाद उसके शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और जब उसे इस तरह में पता चला तो इस तरह में एक वीडियो वायरल किया गया। उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गाय को फल में पटाखे देना और उसकी एक हत्या करने की साजिश बताई जा रही है। फिलहाल इस गाय का इलाज उसी व्यक्ति के घर में चल रहा है और रोज़ाना वहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उसके इलाज के लिए जा रहे हैं। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि उस गाय ने जो वो भी गर्भवती थी। बड़ी बात तो ये है, हमने जो यहाँ पर जिक्र किया है गर्भवती हथनी की हत्या, जो उसको पटाखे डाल के जो अनानास खिलाया गया था, ठीक उसी तरह का ये मामला बन रहा है और इसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक ये गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि समय रहते पुलिस प्रशासनों को इस दर में कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि एक गर्भवती गाय को पटाखों से भरकर कुछ फल देना बहुत बड़ा मसला है। घटना बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इस दर में समय रहते सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हमारी अगली सुर्खी रावी में मिली एक संदिग्ध लाश से जुड़ी है। फिलहाल उसकी शिनाख्त हो गई है और उस लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। और बताया जा रहा है कि ये भनोड़ी निवासी मासूमों का शव था और किस हालात में ये रावी नदी में पहुंची और कैसे इसकी मौत हुई ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस मासूमों निवासी भनोड़ी के शव को अपने कब्जे में लेकर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि जिस महिला का शव सिउ नदी में मिला है, ये महिला शुक्रवार देर रात से गायब थी और शनिवार को आज उसका जो शव सिउ नदी में तैरता हुआ पाया गया। ये जो मामला है चंबा जिले के क्यार थाना के अंतर्गत आता है और वहीं उसी क्यार थाने के अंतर्गत ये भनोड़ी गांव आता है जहां की महिला थी। हमारी अगली सुर्खी कांदू में स्थित दुकानों में मिलने वाले पकौड़ों से जुड़ी है। कभी वहां पर पकोड़े खाने वालों की लाइनें लगी होती थी। जब वहाँ से बसें गुजरती तो वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था पकोड़े खाने के लिए, लेकिन अब वहाँ बिल्कुल सुनसान है। दुकानें तो हैं लेकिन ग्राहक उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हम कांदू का जिक्र इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया है चंबा पठानकोट मुख्य सड़क जो है वहाँ पर ये पड़ता है और वहाँ से जब भी कोई गुजरता है तो वहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत का स्थल है। वहाँ पर ठंडा पानी पीने के साथ साथ वहाँ पर पकौड़ों का भी आनंद लेते रहे हैं। लेकिन इस बार जब चंबा हलचल मीडिया की टीम वहाँ से गुजरी तो वहाँ पूरी तरह से सुनसान एरिया दिखा। ना तो वहाँ पर पकौड़े खाने के लिए कोई लाइनों में खड़ा था और ना ही वहाँ कोई भी बस खड़ी थी जो वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके पास पकौड़े खाने के लिए रुके। पहली बार ऐसा हुआ है जब कांदू की दुकानें बंद थी और मुझे लगता है इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है जब वहाँ की पकौड़ों की दुकानें बंद हो। इवन वहाँ पर रविवार के दिन भी खुली रहती है क्योंकि छुट्टी रहती है रविवार के दिन जिला मुख्यालय के पास। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे दिन भर वहाँ की दुकानें बंद रही और ये जब से लॉकडाउन रखा उसके बाद से ये दुकानें बंद हैं। कांदू में ही कुछ वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ के जो फल हैं खुमानी या फिर वहाँ के जो लोकल आइटम है वो बेचते हैं। वहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी। वहाँ पर लोग जो खरीदारी आते थे खासकर जो सैलानी होते थे वहाँ से खरीदारी करते थे। साथ ही चंबा ज़िले से आवाजाही करने वाले लोग भी वहाँ पर रुककर खरीदारी करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उन्हें भी खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। जो फुटपाथ पर बैठकर वहाँ के लोग जो बैठे होते हैं जो वहाँ के लोकल सामान को बेचते हैं, अब उन्हें भी लगने लगा है कि जो लॉकडाउन है बड़ा लंबा खिंच गया और जो कोरोना वायरस है वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस
से उन्हें छुटकारा मिले, अन्यथा उनकी जो रोजी रोटी है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहाँ के जो लोकल फल हैं जैसे नाशपाती या वहाँ की जो लोकल आइटम है वो बेच के उन्हें कमाई करते थे। उन साल भर उन्हीं से उनका परिवार चलता था, लेकिन अब उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से उनके परिवार को पालन पोषण वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम जी? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, ये जो अभी बसें शुरू हुई हैं तो क्या आपके व्यापार में कोई वृद्धि हुई है या कस्टमर ग्राहक आ रहा है आपके पास? नहीं सर, ग्राहक तो बहुत कम है, नहीं गाड़ियों में सवारी नहीं है तो काफ़ी कम है। तो आपको कैसे, मतलब इसमें जो आप सामान बेचने आते हो तो किस तरह से आप अपनी आजीविका चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर जी, 4-5 महीने हो गए, कोई काम काज है नहीं, गाड़ी में सवारी नहीं है, गाहक है नहीं। अच्छा, तो काफ़ी तो खर्चा कैसे चलाते हैं आप अपना? खर्चा जो बैलेंस था पिछला उससे चल रहा है, बाकी जो आगे काम कैसा है सर? काम ठीक ही है। ये जो बस से बूसे चली है इस तरह से आपका कैसे काम चला नहीं चला आपका? बड़ा घर चलता है। हाँ जी, बड़ा घर। तो जैसे पहले काम था उस मुताबिक क्या आप अभी काम है या नहीं? तो आप क्या मानते हैं? मानते हैं कि बड़ा मतलब मुश्किल है। आप अपनी आजीविका कैसे कमा रहे हैं फिर? वैसे ऐसा गुजारा करते कि दिहाड़ी तो लगी है तो ठीक है, नहीं था सर फिर खाने पीने का कैसे अपना? खाना पीना फिर घर का है, कणक मक्की और क्या खा। आप यहाँ पे जो है 2-3 दिनों से पिछले बस से चलिए तो आपका क्या काम चला है नहीं चला? नहीं सर, कुछ काम नहीं। आप क्या मानते हैं? ऐसे ही है समझे, तो नहीं है काम, कुछ नहीं है, जीरो ही है समझे ना जी, कुछ नहीं। तो आप अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं? क्या करना पड़ता है, ऐसे ही है समझो। सामान के पैसे पूरे नहीं होते, जो खरीद के ले आते हैं ना सामान है, उसके पैसे पूरे नहीं होते हैं। तो आप ये सामान कहाँ से खरीदते हैं? गाँव में। आप अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं सर? क्या करना सर, ऐसे क्या करिए। हमारी अगली सुर्खी पर्यटन नगरी डलहौजी और खजियार से जुड़ी है। वहाँ पर इन दिनों सुनसान हो रखा है, जबकि ये जून महीने में पर्यटकों का जनसैलाब होता था और पर्यटकों की इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ से गाड़ी लेकर गुजरना मुश्किल होता था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहाँ की सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। वहाँ पर लोकल लोग भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वहाँ पर रोज़गार से जुड़े थे और होटलों में रहते थे, लेकिन ऐसा पहली बार दिख रहा है कि तमाम होटल खाली दिख रहे हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि ज़िले की जो इतिहास है तब से लेकर हर बार वहाँ पर सैलानी रुकते थे और सैलानियों की काफ़ी भीड़ रहती थी। खासकर जून महीने में तो नाजुक दौर रहता था पर्यटक सीज़न का, और लोगों को वहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलती थी और लोग मजबूरी बस जब आते थे बाहर से, जब उनके रहने की जगह नहीं मिलती थी तो वापस होके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ना तो वहाँ पर पर्यटक आ रहा है, ना ही वहाँ के लोकल वहाँ पर लोग दिख रहे हैं। वहाँ पर लोकल लोगों का इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि लोकल लोग जो थे, वो जो बाहर से सैलानी आते थे, उन्हें अपने लोकल आइटमें वो बेचते थे। साथ ही वहाँ के कुछ फोटोग्राफर वो जो सैलानी उनके फ़ोटो खींच के उन्हें उसी टाइम मुहैया करवाते थे। लेकिन इस दौरान चूँकि सैलानी नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो वहाँ के होटल व्यवसायी उनका धंधा ठप पड़ कर रह गया है। और होटल व्यवसायी तो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें तरह तरह का टैक्स देना पड़ता है। हालांकि कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा तो सरकार की ओर से की गई है, लेकिन जिस तरह की वो रियायत होटल व्यवसायी चाहते हैं उस तरह की रियायत उन्हें नहीं मिल रही है। मेरा नाम विक्रम कुमार है जी, और मैं खजारी से सब्जी उब्जी की दुकान करता जी। और एक कोरोना की वजह करने ऐसा है कि हमारा काम बिल्कुल ही जीरो हो चुका था। और पहले जो था जिस जगह जैसे काफ़ी ज़्यादा काम होता था कि हमारे वेर नहीं होती थी, आज के टाइम में कोई गाहक देखने नहीं मिले करता था। और बहुत बुरा, यानी कि खजियार और टूरिस्ट एरिया जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ का। तो आपको सर क्या मानते हैं कि अभी आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से हमें उम्मीद ये है कि थोड़ा बहुत जो है ये यहाँ पे चला दिया जाए, थोड़ा बहुत जो आने जाने के लिए है उसकी वो व्यवस्था की जाए। तो जो हिल स्टेशन जो ऐसे हैं कि टूरिस्ट पॉइंट पे हैं, वहाँ पे तो काम बिल्कुल ही नेगेटिव है, बिल्कुल ही जीरो है। नाम है आपका? सन्नी कुमार सर। सर आप यहाँ पे क्या काम करते थे, आपको अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सर? सर मैं यहाँ वेजिटेबल शॉप है मेरी अपनी, तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि कोरोना महामारी से जो
यहाँ का पर्यटक वो था सीजन बिल्कुल ठप हो चुका है। जनसंख्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कम से कम भरपूर रहता था इस मई जून और जुलाई महीने में, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं सर? प्रशासन तो यही है कि अपना यहाँ जल्द से जल्द कुछ टूरिज़्म के लिए व्यवसाय कुछ भी सहायता उपलब्ध की जाए। अपना खेती-बाड़ी से ही चल रहा है सर, बाकी अपने घर पे जो काम काज है वही, रोज़गार तो बिल्कुल ठप हो चुका है, जो व्यवसाय था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। सर कारण तो देखो मेन तो जो महामारी है तो सबको पता है, यही कारण है मेन, तो ठीक है। बाकी काम की बात है तो जैसे हमारा काम था पैराग्लाइडिंग वगैरह का, ठीक है, कुछ गाड़ी गुड़ी का था, बाकी शॉप भी है, और काम कुम सब ठप पड़ गया सर, तो काम तो है नहीं कुछ, तो टाइम कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके, तो परिवार तो पालना है सर अपना, ये बस। और क्या यहाँ पे काफ़ी रश होता है आजकल, और आजकल तो काफ़ी मंदा चल रहा है। सर क्या काम करते हैं आप, और आपकी जो दुकान है इस हिसाब से किस तरह से चल रही है, और क्या आजकल तो बहुत मंदा हाल है पूरे। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है सर आपको? बाकी दिखते ही है सर, बस भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है तो ज़्यादा। सर दिक्कतें तो वही है ना कि जो काम था हमारा वो ज़्यादा तो यहाँ कस्टमर पे ही था जो बाहर से आते थे, तो अभी वो बस लॉकडाउन की वजह से आ नहीं रहे हैं, तो अभी बस बैठे हैं। रश होता था इस टाइम तो काफ़ी सीजन टाइम था, अब बिल्कुल ही ख़त्म है सब कुछ। और क्या दिक्कतें हैं सर आपको यहाँ पे? और तो क्या होगी सर, बस वही है, अभी जैसे यहाँ काम नहीं है, सारे बेले ही है, जो भी है खजियार के। इसी के साथ जो डलहौजी में कुछ दुकानदार है जो HRTC के अधीन आती हैं, वहाँ के लोगों को कहना है कि उन्हें किराया तो देना पड़ रहा है लेकिन उनकी कमाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्हें अब लॉकडाउन ज़्यादा खींचता है और यदि उनकी कमाई नहीं होती तो उन्हें आत्महत्या जैसी नौबत भी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान एक तो ग्राहक नहीं है और ऊपर से उन्हें किराया मुहैया करवाने का खुद को दबाव महसूस होता है। अब ना तो वो किराया मुहैया करवा पा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें कुछ ऐसी रियायत दी जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि वो जो लॉकडाउन हो रखा है उसकी वजह से ना तो उनके पास ग्राहक है और ना ही कोई ऐसा कमाई का साधन है जिसकी वजह से वो अपनी दुकानों में का किराया HRTC प्रबंधन को दे सके। तीर्थ राम जी सर। हाँ, मैं डलहौजी बस स्टैंड पे छोटी सी दुकान कॉन्फेक्शनरी की दुकान चलाता हूँ, जो कि टोटली टूरिज़्म पर डिपेंड है, और मेरा जो किराया बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो काम है बिल्कुल ज़ीरो है, ऑल ड्यू टू कोविड-19। तो कोई आदमी यहाँ लोकेलिटी तो है ही नहीं, लोकल आदमी तो कोई है नहीं, लोकल ग्राहक कोई नहीं है, सब टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, और बसेस पे डिपेंड कर, बसेस भी कोई नहीं चलती हैं, इसलिए काम जो है बिल्कुल माइनस में जा रहा है। सर यहाँ लोगों की जो आवाजाही है या बंद है? बिल्कुल बंद है, टोटली ही बंद है। तो आप आदमी कोई ज़रूरी काम वाला कोई आता जाता होगा, कोर्ट बंद है, दफ्तर बंद है, दफ्तर में 30% की मेरे ख्याल में हाजिरी है, तो इसलिए सब बंद ही है लगभग। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन को चाहिए कि हमारी आर्थिक मदद करें ताकि हम भी अपने बाल बच्चों को या अपना पेट भर सकें, और हमारा जो किराया है जो काफ़ी ज़्यादा उसको आगामी समय के लिए बंद किया जाए, माफ़ किया जाए। सर कितना किराया है आपका? मेरा किराया जी लगभग 5,000 से ऊपर है पर मंथ एक दुकान पर। आप क्या चाहते हैं HRTC से? हम ये मांग करते हैं भी जो मेरा किराया है वो आगामी समय के लिए बंद किया जाए और मुझे आर्थिक मदद दी जाए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूँ, अपने बच्चों का भी ख्याल कर सकूँ और मेरा मानसिक संतुलन जो बना रहे। इस वक्त मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है इस आर्थिक मंदी के कारण। मेरा नाम करतार सिंह है और मैं यहाँ डलहौजी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ होटल में काम करता था, वेटर का काम करता हूँ। और कोरोना की वजह से आने की वजह से हम काफ़ी जो यहाँ पर काम करते थे वेटर वगैरह सभी बेरोज़गार हो गए हैं और रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है इस टाइम। और यहाँ पर सभी काम मतलब ठप पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो टूरिज़्म था वो भी अभी काफ़ी दिनों से बंद है, यहाँ जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी मतलब
नुकसान हो रहा है। मतलब जो कोई भी रोज़गार का वो एक ही साधन था, मतलब टूरिज्म आते थे तो यहाँ पर होटल चलते थे, तो उसकी वजह से हम सभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है। इसके बारे में हम मतलब गवर्नमेंट को हमें सोचना ही चाहिए। मतलब तो मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना का तो सबका प्रभाव है, पर गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा। मेरा नाम सर राहुल है। तो आप क्या काम करते हो? मेरी चाय की शॉप है सर, सुभाष चौक में। तो कोरोना की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं? यही हो रहा है कि काम कुम सब बंद हो गया हुआ सभी के सभी, बाकी तो ये चल ही रहा है सभी का। क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानी आई हैं? परेशानी क्या होगी सर, ये सभी काम जो ठप हो गए हुए हैं सभी के इस वक्त। तो व्यापार पर क्या असर पड़ा या टूरिस्ट नहीं आया उस वजह से क्या? ये तो अभी कोरोना की वजह से अभी सभी के सभी अपने घरों में ही है, सेफ ही है सभी के सभी, उसमें ही सभी का बेटर ही है अभी तो। मेरा नाम मनीष कुमार है और डलहौजी का रहने वाला हूँ। टूरिस्ट ना आने की वजह से यहाँ का काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। सर यहाँ आप क्या काम करते थे डलहौजी में? मेरा तो काम फ्रूट का होता था और कोरोना की वजह से क्या असर पड़ा है? काम बिल्कुल ही बंद हो गया। आप क्या आप प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हैं? ये रेडी फड़ी वालों को कुछ ना कुछ सहायता दें। कोरोना की वजह साढ़े जो काम काज बिल्कुल ठप हो चुका, क्योंकि ना कोई टूरिस्ट आना, होटल सारे बंद पे। होटल बंद होने की वजह ना साਡਾ काम जो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका ना, जो 5% भी नहीं है, क्योंकि ये जो साਡਾ जो कारोबार है टूरिस्ट पर डिपेंड करता डलहौजी, क्योंकि है फिर स्टेशन जो टूरिस्ट पर डिपेंड, अगर टूरिस्ट बाहरों नहीं आएगा तो कोई जीरो है। सर इस तरह से आप अपना घर परिवार का कैसे चला रहे हैं? घर परिवार के बहुत मुश्किल है काम धंधा चलाना, धंधा ही नहीं है तो काम घर परिवार वो तो फिर ऐसा ही कि काम पेट तो पालना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी करें, चाहे उधारी करें जो मर्जी करें, क्योंकि मतलब माली हालत तो ख़राब हो ही जाएगी इससे, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो खर्चा तो चलेगा, खर्चा थोड़ी कम हो जाते हैं, खर्चे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। वो तो जो रूटीन में वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आमदन इनकम का सोर्स बिल्कुल नहीं। जी साहब, तो आप प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग, प्रशासन हम बीच वाले लोगों से क्या कर सकते हैं, तो हम मीटिंग तक उनके कोई भी सहूलत नहीं है। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा जिले में एक कोरोना एक्टिव फिर से पाया गया था। ये इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई थी और ये भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पीरा एरिया का युवक है। ये 24 साल का, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री नोएडा की है और होम क्वारंटीन था। और थोड़ा सा चिंताजनक बात ये थी क्योंकि ये होम क्वारंटीन था और हो सकता है ये जब होम क्वारंटीन की अवधि के दौरान यहाँ वहाँ गया होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से एहतियातन के तौर पर वहाँ की कुछ पंचायतों को सील किया है, साथ ही उसके संपर्क में आए कुछ लोगों के सैंपल भी लिए हैं। अब जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति की वजह से कहीं कोरोना वायरस गांव में तो नहीं फैला है। लेकिन फिलहाल सुखद बात यही कही जा रही है कि वो होम क्वारंटीन था और बाहर ज़्यादा नहीं निकला है। फिर भी जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसके संपर्क में जितने भी लोग आए उनको ट्रेस कर रहे हैं और उन तमाम लोगों के सैंपल एकत्रित करके जांच को भेजे जाने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी एचआरटीसी से जुड़ी है। एचआरटीसी घाटे से उभर नहीं पा रहा है। घाटे से उभरने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने कुछ रूट शुरू किए थे, लेकिन जब सवारियां उन बसों में नहीं बैठ पा रही है तो उन रूटों को एचआरटीसी प्रबंधन को बंद करना पड़ गया है। और चंबा जिले में अलग अलग रूट चलाए गए थे, 90 रूट चलाए गए थे, जिनमें से आधे से भी अधिक रूटों को बंद करना पड़ गया है। इसकी वजह यही है कि लोग नहीं बैठ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और इसलिए एचआरटीसी को बहुत घाटा हो रहा था कि चूँकि अगर भरमौर की तरफ अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसमें सिर्फ 2 या 3 सवारियाँ बैठ रही थी, या जब कोई चौराहे से कोई गाड़ी आ रही थी उसमें भी गिनी चुनी सवारियाँ बैठ रही थी। हालांकि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वहाँ बसों में ऐसी व्यवस्था करी है ताकि डिस्टेंस मेंटेन किया जाता रहे ताकि कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन लोग बसों में बैठने से हिचकिचा रहे हैं और लोग बसों में सफ़र नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से एचआरटीसी प्रबंधन को ज़्यादा नुकसान न हो, इसलिए एचआरटीसी प्रबंधन ने जो रूट शुरू किए थे 90, उनमें से
आधे से अधिक रूटों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें, जो छुट्टियों पर भेजे गए थे ड्राइवर और कंडक्टर, उनमें से कुछ ड्राइवर और कंडक्टरों को फिर से छुट्टी भेज दिया गया है, क्योंकि जब बसें ही नहीं चलेंगी तो उस स्टाफ को वो यहाँ हेडक्वार्टर पे रखकर क्या करेंगे। फिलहाल जब रूट बंद हुए हैं तो HRTC ने कुछ ड्राइवर और कंडक्टरों को भी घर भेजने का फैसला किया है। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। सोमवार को फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।